नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां हमारे संवाददाता ग्राउंड से हर खबर आप तक पहुंचाते हैं। तो पहली खबर का रुख कर लेते हैं। बहराइच के महाराजगंज हिंसा मामले में हर रोज नई नई परतें खुल रही हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, खबर पर जानकारी दे रहे हैं संवाददाता कुंवर दिवाकर। जनपद के महासी महाराजगंज में हुए दंगों पर ताजा हालात ये हैं कि महाराजगंज तहसील खुल चुकी है, लोगों का आवागमन शुरू हो गया है। वहीं तहसील और महाराजगंज कस्बे में दुकानें खुल गए, लेकिन कारोबार ठप है। ताजा क्रम में जो है भाजपा के विधायक महासी माननीय सुरेश्वर सिंह जी एक प्रेस वार्ता किया है। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया है कि जो महासी का दंगा हुआ है वो बहराइच इस एफआईआर उन्होंने 7 लोगों पर एफआईआर कराई है। इस एफआईआर से किसी का कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है। एक नगर अध्यक्ष जो है युवा मोर्चा के हैं, लेकिन जानकारी मुझे बाद में हुई। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पुलिस जो है खंगाल रही है। जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। उसी में अब तक कुल गिरफ्तारी जो है 113 लोगों की पुलिस द्वारा की जा चुकी है। बाकी शेष लोगों की तलाश कर रही है। वहीं सामान्य हालत हो गए हैं। वहीं जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक लगातार घटना पर नजर बनाए हुए हैं। उच्च अधिकारी अब जनपद से जा चुके हैं, केवल जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक जो है नजर बनाए रखे हैं। और वहीं पुलिस जो है लगातार नजर रखी है, चप्पल चप्पल पर तैनात है, सुरक्षा व्यवस्था तैनात है। कहीं कोई प्रकार का किसी प्रकार का मामला नहीं है। कुंवर दिवाकर सिंह, इंडिया वॉइस, बहराइच, यूपी। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आखिर क्या है पूरा मामला, खबर पर जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उपचुनाव की तैयारियों को लेकर नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ एक अहम बैठक किया। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर जारी नई गाइडलाइन, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे के नारों को लेकर पलटवार किया। साथ ही साथ कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक हिंसा को लेकर भी बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। दरअसल आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उपचुनाव की तैयारियों को लेकर अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ एक अहम बैठक बुलाई। उपचुनाव में पीडीए फार्मूले को मजबूत बनाने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने नेताओं को चुनावी टिप्स दिया। इसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कहा कि यूपी में अब कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कानपुर में महिला सिपाही के साथ रेप और बहराइच में हुई सांप्रदायिक हिंसा को लेकर बड़ा हमला किया। कहा कि अब सिपाही भी सुरक्षित नहीं है। फिलहाल जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव बीजेपी पर लगातार आक्रामक हो चले हैं, इससे उपचुनाव में कितना सपा को फायदा होता है यह देखने वाली बात होगी। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। बसपा झारखंड चुनाव में भी अपने अकेले के दम पर चुनाव लड़ेगी। आखिर क्या है पूरा मामला, जानकारी दें संवाददाता मोहम्मद आसिफ। बसपा प्रमुख मायावती यूपी में होने वाले उपचुनाव और झारखंड के विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद एक्टिव नजर आ रही हैं। अगर उपचुनाव की बात करें तो 9 सीटों में से 6 सीटों पर बसपा प्रमुख मायावती ने प्रत्याशी उतार दिए हैं। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहां पर बसपा प्रमुख मायावती अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगी और 24 प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी कर दिया है। फिलहाल जिस तरह से बसपा प्रमुख मायावती यह दावा कर रही हैं कि उपचुनाव और झारखंड के चुनाव में उनकी पार्टी कई सीटों पर परचम लहराएगी और जीत दर्ज कराएगी, इसको लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया है। क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बसपा ने अकेले दम पर चुनाव लड़ा और सीटें शून्य पर पहुंच गई, तो दूसरी तरफ हरियाणा में जिस तरह से इनेलो के साथ गठबंधन किया, लेकिन यहाँ भी बसपा को सिफर ही हासिल हुआ। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि यूपी में बीजेपी और
सपा की कांटे की टक्कर होने की उम्मीद जताई जा रही। बहरहाल दावे बहुत हैं बसपा प्रमुख मायावती की तरफ से। यह दावे असल में कितने सच होते हैं यह समय ही बताएगा। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस लखनऊ। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अभय केतुरा। केदारनाथ विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है और सीधे तौर पर आज नामांकन की प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो चुकी है। अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं करे। निर्दलियों की तरफ से जरूर ताल ठोकने का काम चुनाव में यहाँ पर किया जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस का वेट कर रही है और कांग्रेस बीजेपी के लिस्ट का वेट यहाँ पर कर रही है कि किसको प्रत्याशी बनाया जाता है। दोनों ही दल एक दूसरे को लेकर अपने अपनी रणनीति बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही दलों ने पार्टी हाईकमान के पास प्रत्याशियों के नामों का पैनल भेजने का काम यहाँ पर कर चुके हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि जल्द बीजेपी या कांग्रेस अपने अपने प्रत्याशियों का नाम घोषित कर देगी और फिर केदारनाथ चुनाव की जो सियासत होगी और फिर मीटिंग लगाई गई। 29 अक्टूबर ये कह सकते हैं कि नामांकन की आखिरी तिथि है और उससे पहले सभी प्रत्याशी तो अपने चुनाव के लिए नामांकन कर देंगे। केदारनाथ विधानसभा चुनाव पर सभी की निगाहें टिकी यानी देहरादून से दिल्ली तक सभी लोग इस चुनाव को लेकर अपने अपनी नजर टिकाए बैठे कि कौन इसका किंग होगा। अब देखना ये होगा जनता किस अपना जनप्रतिनिधि चुनती है। कैमरामैन अपने साथ अभय केंद्रा, इंडिया देहरादून। मेरठ के होटल में अवैध कसिनो पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। मुंबई से लड़कियां मंगाकर मेरठ में अय्यासी कराई जा रही थी। इस खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शाहरुख सैफी। मेरठ के एक नामचीन होटल हरमनी पर देर रात एसएसपी और एसपी सिटी की टीम ने छापा मारा है। आपको बता दें छापेमारी में वहां अश्लील डांस चल रहा था जिसमें दिल्ली और मुंबई की लड़कियां रईस जादव के साथ कैसीनो खेल रही थी, जिसमें कैसीनो में 1.5 करोड़ रुपए की कीमत की कैसीनो कॉइन भी पुलिस ने बरामद की है, जिसमें पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। आपको बता दें ये नवीन अरोड़ा बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं जो जिनका ये होटल है और यही वहां पर ये कैसीनो वहां चलवा रहे थे, जिसमें 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और पुलिस ने आटो को मौके से ही गिरफ्तार कर थाने ले आई है। ये मेरठ के थाना नौचंदी क्षेत्र का मामला है जहां पर ये 1.5 करोड़ रुपए की कोइनें बरामद हुई हैं और लगातार छापेमारी कर पुलिस ने और पूछताछ भी चल रही है, जिसमें अश्लील डांस भी वहां चल रहा था। पुलिस ने मौके से ही आटो को गिरफ्तार कर थाने ला करके पूछताछ जारी है। आखिर इतने बड़े पैमाने पर कैसीनो चल रहा था। देहरादून में ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए डीएम की योजना 5 अत्याधुनिक ऑटोमेटेड पार्किंग बनेगी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता धनराज गर्ग। राजधानी देहरादून में लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे कहीं ना कहीं जनता को दो चार होना पड़ता है और जनता के साथ साथ कहीं ना कहीं व्यापारियों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं देखिएगा कि सबसे बड़ा जो कारण है जाम का वो कहीं ना कहीं पार्किंग है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में पार्किंग ना होने की वजह से कहीं ना कहीं लोगों को अपने वाहन जो है वहाँ सड़कों पर लगाने पड़ते हैं और सड़कों पर लगाने के कारण जाम की स्थिति बनती है। और ऐसे में पुलिस प्रशासन चालानी कार्रवाई भी करता है और चालानी कार्रवाई के साथ साथ कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को वो गाड़ियां अपने टू चैन से खींचकर ले जानी पड़ती है। तो ऐसे में जो जनता है उसको भी इस परेशानी का सामना उठाना पड़ता है और उसके साथ साथ पुलिस प्रशासन को भी कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। लेकिन वही देखिएगा कि अब जो जिला अधिकारी सविन बंसल है वो जाम की स्थिति को लेकर कहीं ना कहीं चिंतित नजर आ रहे हैं और उन्होंने एक बड़ा कदम राजधानी देहरादून में उठाया है कि 4 जगह ऐसी चिन्हित करने के लिए निर्देश दिए हैं कि जहाँ पर ऑटोमेट पार्किंग बनाई जा सके, यानी कि कहा जा सकता है कि पार्किंग की व्यवस्था दुरुस्त हो सके, उसको लेकर जिलाधिकारी सजग नजर आ रहे हैं। और मैं देखिएगा कि जाम की जो समस्या है उसको खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन काफी मात्रा तक जो है शहर के अंदर जाम की स्थिति ना बने, उसको पर्याप्त मात्रा में पार्किंग बन सके जिससे कि सड़कों पर जाम ना लगे, क्योंकि पार्किंग के कारण ही कहीं ना कहीं सड़कों पर जाम लगता है और जाम लगने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इंडिया वॉइस धनराज गर्ग, देहरादून। रायबरेली में धधक रही हैं अवैध कच्ची शराब की भट्टियां। आखिर क्या है पूरा मामला, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता। इन दिनों अवैध कच्ची शराब का गोरख धंधा खूब फल फूल रहा है। बता दें कि आबकारी विभाग को जिम्मेदारी दी गई है कि कहीं पर अवैध कच्ची शराब न बनाई जाए जिससे बड़ा कोई हादसा हो सके। ऐसे कई बार देखे गए हैं, चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पर अवैध कच्ची शराब पीने से लोगों की मौतें भी हुई हैं।
बता दें कि त्योहार के मद्देनजर जब जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के सख्त निर्देश हुए कि आबकारी विभाग की छापेमारी की जाए और कहीं पर अगर अवैध कच्ची शराब बनाई जा रही हो तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा सके। हालांकि देर रात आबकारी विभाग का चाबुक चला और कई स्थानों पर कच्ची शराब की भट्टियां जलती हुई दिखाई पड़ी, जहां पर बड़ी मात्रा में लहन भी बरामद हुआ और कच्ची शराब भी बरामद हुई। हालांकि कच्ची शराब और अवैध लहन को नष्ट कर दिया गया, लेकिन बड़ी बात यह है कि लंबे अरसे से जिस तरह से अवैध कच्ची शराब की भट्टियां धधक रही थी, क्या आबकारी विभाग कुंभकर्णी नींद में सो रहा था। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भले ही गंभीर हों, लेकिन आबकारी विभाग के जिम्मेदारों की बात करें तो वो उनकी कुंभकर्णी नींद नहीं खुल रही है। और ऐसे में साफ तौर से लोगों के बीच में सवाल खड़े हो रहे हैं, कहीं आबकारी विभाग के मिली भगत से तो नहीं ये गोरख धंधा फल फूल रहा। चूंकि जो बड़ी मात्रा में अवैध कच्ची शराब का लहन और कच्ची शराब बरामद हुई है, जिसको आबकारी विभाग ने नष्ट किया है, इसके बाद साफ तौर से ये एक नजारा है, एक कहीं ना कहीं से देखा जा सकता है कि इस तरह से जो कच्ची शराब का धंधा फल फूल रहा है और इसमें संलिप्त लोग पूरी तरह से इसमें संलिप्त हैं, ऐसे में सवाल खड़े होने लाजमी हो जाते हैं। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। भारतीय शूटर और ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर बलौदाबाजार पहुंची। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं प्रदीप माहेश्वरी। भाकर आज बलौदाबाजार पहुंची। वे बलौदाबाजार जिले के बारनौपारा जंगल में घूमने सफारी घूमने गई। मनु भाकर के साथ उनके पूरे परिवार के लोग थे और उन्हें पूरे बारनौपारा के जंगल और घने जंगल को देख के बहुत पसंद हुई और बोली कि ऐसी हरियाली कहीं देखने को नहीं मिलती जो हरियाली हमने बलौदाबाजार जिले के छत्तीसगढ़ में हमने हरियाली देखी। और यहाँ पर जो जिस तरीके से वन प्राणी जैसे जो दिखे, हिरण दिखे उनको तो, और जो हमारा सांभर दिखा, उसको देख के बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने बलौदाबाजार वन मंडल में जो विजिट रजिस्टर था उसमें अपने विजिट रजिस्टर में उसने लिखा कि मुझे यहाँ बारनौपारा जंगल घूमने से बहुत अच्छा लगा और ये जो यहाँ जंगल सफारी जिस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थित बनाई गई है और जिस तरीके से यहाँ पर एक आकर्षण का केंद्र है बारनौपारा, तो निश्चित ही बहुत अच्छा लगा मुझे। और पर्यावरण के लिए इतना सारा घना जंगल होना और शुद्ध ऑक्सीजन का यहाँ पर होना बहुत जरूरी है, उन्होंने अपने विजिट रजिस्टर में लिखा। याद रहे कि मनु भाकर रायपुर में आई थी, वन एथलेटिक्स वहां पर हुआ था, उसमें वो मुख्य अतिथि ग्रुप में आई थी, एक मेहमान ग्रुप में आई थी और उसके बाद उन्होंने विष्णुदेव साय से बोला था कि हमको छत्तीसगढ़ हमने बहुत नाम सुना है, हमको कहीं घूमना है। तब उन्होंने बताया कि हम बारनौपारा में आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर वन प्राणी कितने स्वच्छंद माहौल से सफारी में देखने घूमते हैं। तब वो पूरे परिवार के साथ बारनौपारा जंगल में घूमी और वो बाकायदा जिप्सी में पूरे जंगल को घूमी और यहाँ बलौदाबाजार के डीएफओ मयंक अग्रवाल ने पूरा एक एक चीज बताया कि यहाँ पर इस तरीके से वन जो प्राणियों की रक्षा की जाती है, चारों तरफ से एक सेफ जोन बनाया गया जहाँ पर हिरण है और तुम्हारे हाथी है, बाबर, सबको वहां पर सुरक्षित रखने के लिए एक सेक्टर जो बनाया गया था वो भी दिखाया। तो उन्हें बहुत प्रसन्नता व्यक्त की कि छत्तीसगढ़ में अपार यहाँ पर संभावनाएं हैं हर तरीके से और ये होना चाहिए। और उसको देख के उन्होंने बहुत मन प्रसन्न हुआ और सफारी वहां पर लगभग 5 घंटे बिताने के बाद वो वापस रायपुर गई और उसके बाद अपने गंतव्य में निकली। मैं इंडिया वॉइस के लिए बलौदाबाजार से प्रदीप माहेश्वरी। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। कश्मीर के गांदरबल में हुए आतंकी हमले में आतंकवादियों ने 7 लोगों की बेरहमी तरीके से हत्या कर दी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सुअम। घाटी के गांदरबल में हुए आतंकी हमले में जिस तरीके से 7 लोगों की हत्या कर दी गई आतंकवादियों के द्वारा, और उसी के बीच अगर आपको बताते चले तो जम्मू के तलाब तिलो के रहने वाले शशि अबरोल भी इस हत्या में जो है वो भी उनकी भी हत्या कर दी गई। आपको बताते चले तो आज जो है वो शशि अबरोल जी का जो पार्थिव शरीर है उनके परिवार को सौंप दिया गया और आज जो है वो अंतिम यात्रा उनके शव की निकाली गई। आपको साथ ही साथ बताते चले तो इस पूरे मसले को लेकर, आतंकी हमले को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने साफ तौर पर जो है वो मीडिया से बात करते हुए कहा कि जल्द ही जो है इन आतंकवादियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि डीआईजी साहब को भी जो है वो निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए हैं, इन आतंकवादियों पर जो है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ इस पूरे मसले को लेकर उमर साहब ने भी जो है वो कहा कि ये जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट जो है इन आतंकवादियों की कायराना हरकत से रुकने वाली नहीं है
और इनके लिए जो है वो मंसूबा बिल्कुल तैयार है और इनको पर जो है वो जल्द से जल्द जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं इन आतंकवादियों को मौत के घाट उतारेगी। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ शुभम बोगल, इंडिया वॉइस, जम्मू कश्मीर। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा का बयान सामने आया है। जनजातीय समाज स्वाभिमान रक्षा के लिए हमेशा तैयार हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रदीप माहेश्वरी। के महाविद्यालय में आदिवासी माने जनजाति समाज की संगोष्ठी का एक आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ में जितने भी आदिवासी समाज के लोग आते हैं, जिनका रहन सहन और उनका खान पान पर क्या है और पर आज संगोष्ठी की गई। संगोष्ठी में बलौदाबाजार के विधायक एवं छत्तीसगढ़ शासन में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आज़ादी में हमेशा जनजाति समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। याद है कि बलौदाबाजार जिले के सोनाखान में शहीद वीर नारायण सिंह ने आज़ादी के लिए रायपुर के जय स्तंभ में वो अंग्रेजों ने उनको फांसी लगा दी थी। उसी प्रकार यहाँ पर बस्तर के राजा भज्ज सिंह ने आज़ादी के लिए और रहन सहन समाज आदिवासी समाज के उत्थान के लिए बहुत काम किए। याद रहे कि छत्तीसगढ़ पूरा आदिवासी समाज से आता है और यहाँ पर आदिवासियों की संख्या बहुतायत है। गाजियाबाद के थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की, जहां अवैध रूप से रखे गए पटाखों की बड़ी खेप को बरामद किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रथम। कोर्ट ने बॉलीवुड कोरियोग्राफर रैम डिसूजा को 13 नवंबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। उन पर एक व्यक्ति का आरोप लगाया है कि उन्होंने पैसे लेकर फिल्म बनाई और दोगुने पैसे लौटाने का झांसा दिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे पीड़ित ने मामला दर्ज करवाया है। गाजियाबाद के मोटर निवासी सत्येंद्र त्यागी के वकील मोनिश जयंत का कहना है कि 2000 बुलंदशहर के सिकंदराबाद में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया। क्या है पूरा मामला? खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता वरुण शर्मा। यूपी के बुलंदशहर में घर में ऑक्सीजन सिलेंडर विस्फोट होने से 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि अभी 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। दरअसल आपको बता दूं, बुलंदशहर के सिकंदराबाद थाना क्षेत्र इलाके में देर रात घर में खाना बनाते समय एक ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट इतना भयानक था कि एक एक ईंट घर की बिखर गई। वहीं आनन फानन में पहुंची रेस्क्यू टीम ने मलबे में फंसे 8 लोगों को रेस्क्यू किया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। बाकी लोग घायल हो गए, जिनमें से 4 लोगों की हालत अभी खराब बताई जा रही है। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच में जुटी है। वहीं जिलाधिकारी का कहना है कि इस मामले में 6 लोगों की मौत हुई है। मामले की जांच की जा रही है। मामले की गंभीरता से जांच करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। दिल्ली में यूपी उपचुनाव को लेकर आरएलडी ने बड़ी बैठक की है। बैठक में आखिर क्या कुछ हुआ है, जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रमन मिश्रा। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और नामांकन की अंतिम तिथि में अब 3 दिन बाकी हैं। एनडीए की तरफ से अभी कोई भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में अब जो कि अंतिम तारीख नज़दीक आ रही है नामांकन की, तो एनडीए में चाहे भाजपा हो चाहे उसकी सहयोगी दल आरएलडी हो, उसमें प्रत्याशी के नाम को लेकर मंथन तेज हो गया है। आज आरएलडी के कोटे में मीरापुर सीट आई है और मीरापुर में आरएलडी का प्रत्याशी कौन होगा, इसको लेकर दिल्ली में आरएलडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जयंत चौधरी ने की। जयंत चौधरी की मौजूदगी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने मीरापुर के जो भी दावेदार हैं, चाहे पूर्व सांसद राजपाल सैनी हो, आरएलडी के नेता अजीत राठी और या फिर पूर्व विधायक मिथिलेश चौहान और जो जिनके इस्तीफे से भी सीट खाली हुई है, सांसद चंदन चौहान की पत्नी याशिका चौहान, इन सभी नामों पर आज बैठक में चर्चा हुई। माना जा रहा है कि आवेदक कई हैं, लेकिन ये वही 4 नाम हैं जिनमें एक नाम मीरापुर का प्रत्याशी बनाया जाएगा। आपको 10 जून को आगजनी मामले में आरोपी कांग्रेस विधायक की 4 नवंबर तक रिमांड बढ़ा दी गई है। आखिर क्या है पूरा मामला, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रदीप माहेश्वरी। 10 जून को बलौदाबाजार में घटी आगजनी की घटना में देवेंद्र यादव रायपुर सेंट्रल जेल में भर्ती हैं। उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। कल उनकी पेशी थी, वर्चुअल पेशी उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कल शाम को हुई सीजीएम कोर्ट में।
और पुलिस ने फिर रिमांड मांगी है 4 नवंबर तक की, और सीजीएम जज ने उन्हें 4 नवंबर तक की रिमांड फिर पुलिस को दी है, जिससे अभी स्पष्ट है कि अब कांग्रेस के भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव को अब 4 नवंबर तक सेंट्रल जेल रायपुर में ही रहना पड़ेगा और उनको दिवाली भी अब जेल में ही मनानी पड़ेगी। अब इसके बाद उनके देवेंद्र यादव के वकील ने जब सीजीएम कोर्ट पे आपत्ति दर्ज की कि लगातार 9 बार हमने रिमांड पुलिस दे रही है और पुलिस कोई काम नहीं कर रही है, तब उनकी रिमांड और उनकी जो याचिका थी जमानत को खारिज करने के बाद अब देवेंद्र यादव के वकील को 13 नवंबर को हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगा सकते हैं। गाजीपुर में बाइक सवार बदमाश अंग्रेजी शराब के सेल्समैन से 4,54,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सुशील तिवारी। 4 लाख रुपए लेकर बदमाश हुए फरार। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर नक्सर हाल्ट के पास एक अंग्रेजी शराब का सेल्समैन दिलदार नगर बैंक में पैसे को जमा करने के लिए जा रहा था। उसी समय 3 बदमाश आते हैं और चाकू सटाकर उससे वो पैसे ले लेते हैं। उसके बाद आनन फानन में पुलिस वहां पर पहुंचती है। पुलिस के अधिकारी भी मौके की छानबीन वहां पर जुटते हैं। एसओजी टीम भी वहां पर पहुंचती है। सीसीटीवी फुटेज को भी पुलिस खंगालती है, लेकिन अभी सफलता नहीं मिल सकी है। अंग्रेजी शराब का सेल्समैन जो कि दिलदार नगर बैंक जा रहा था, उसी समय बदमाशों ने उससे पैसे ले लिए और वहां से फरार हो गए। पुलिस ने दिया है ये भरोसा, जल्द ही पकड़ा जाएगा उन बदमाशों को और होगा इसका पर्दाफाश। इंडिया वॉइस के लिए सुशील तिवारी, गाजीपुर। कानपुर देहात में खेत की बुवाई करने गए लापता किसान का फतेहपुर में शव मिला है। आखिर क्या है पूरा मामला, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव शुक्ला। खेत की बुआई कराने गए लापता किसान का फतेहपुर जनपद की रामगंगा नहर में मिला शव, मृतक के भाई ने की शिनाख्त। आपको बता दें, पूरा मामला सिवली कोतवाली क्षेत्र के जुगराजपुर बिठूर गांव का है, जहां के रहने वाले एक किसान को अपने खेत में लाही की बुआई करानी थी, जिससे वह गांव के ट्रैक्टर को लेकर खेत पर पहुंचा और बुआई का काम चल रहा था। इसी दरमियान किसान ट्रैक्टर के रोटावेटर में फंस गया और उसकी मौत हो गई। दहशत में आए ट्रैक्टर के ड्राइवर और मालिक ने मिलकर मृतक के छत विक्षत शव को फतेहपुर जिले में कार से ले जाकर एक रामगंगा नहर में फेंक दिया। कुछ समय बाद जब इसका पता पुलिस को चला तो इसकी जानकारी कानपुर देहात तक पहुंची और इस पूरे मामले के जांच अधिकारी सहित परिजन फतेहपुर जनपद पहुंचे। मृतक मिर्जापुर में विधानचल के होटल में शव मिलने से सनसनी फैल गई। आखिर क्या है पूरा मामला, जानकारी दे रहे हैं संवाददाता कमलेश। विधानचल के पास एक धर्मशाला में एक संदिग्ध परिस्थिति में मिली है एक शव। बता दें कि ये मामला कल का है। 11 बजे 2 लोग दाखिल हुए थे। एक बता दें कि एक शख्स जो है कि शाहपुर चौसा यानी थाना कोतवाली देहात का रहने वाला है, जो वो गए थे और उनकी जो है कि मिली लाश रात में 11 बजे तक छानबीन जब करने के लोग पहुंचे, वहां पर देखे कि जो है कि लाश पड़ी हुई थी। तत्काल मौके पर 112 नंबर को सूचना देते हैं, पुलिस आती है, जांच पड़ताल करती है, तो उस होटल यानी कि उस धर्मशाला के अंदर एक लाश रहती है और कुछ मादक पदार्थ टाइप दवाइयां भी साथ में मिलती है। पुलिस ने कस्टडी में उस लाश को शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उसकी जांच पड़ताल की गई तो वो शाहपुर चौसा का रहने वाला पाया गया और बताया जा रहा है कि जो है कि अपनी एक रिश्तेदार यानी उनके दोस्त थे, दोस्त की पत्नी के साथ इस धर्मशाला में आए थे। आने के बाद जो है कि और जब आने के बाद वो अकेले उनकी लाश मिली है। लाश मिलने के बाद जो है कि जब उनके जो जिसके अपने दोस्त की पत्नी के साथ जो धर्मशाला में आए हुए थे तो उसकी पत्नी को पता चला, उस पत्नी ने भी मादक पदार्थ घर पे ही खा लिया। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।